गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हमारे यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में से मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग डॉवर बीच। तो इसमें उन्होंने 19वीं शताब्दी में जब लोगों ने साइंस की तरफ जब लोगों का झुकाव बढ़ा था तो उन्होंने धर्म मतलब अपने धर्म से भटकने लगे थे। और ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज़ भी है कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था पर सवाल हम उठाने लगते हैं, और जब हम सवाल उठाते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता क्योंकि उसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता। और साइंस हर चीज़ का प्रूफ मांगता है, वो अपने हर चीज़ को सिद्ध करता है। तो उस समय पर जब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में औद्योगिकीकरण की तरफ आ गए थे, पैसे को ज़्यादा महत्व देने लगे थे और धर्म को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने लगे थे, तो उसी समय मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये मोनोलॉग लिखा था और उन्होंने उसमें ये बताया था कि किस तरह से लोग जो है वो चेंज हो रहे हैं और किस तरह से धर्म से वो अलग हो रहे हैं। तो हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। वैसे तो जो इसमें लिखा है उसका मतलब इस पोएम का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक शब्द से अपनी बात को कहने का उन्होंने प्रयास किया है। तो ये सीन ये है कि वो एक सागर के किनारे, एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और रात का समय है और चांद निकला हुआ है और बहुत अच्छी सी चांदनी जो है वो उस समुद्र पर पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। वो कह रहे हैं कि जो ये समुद्र है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और जो टाइड यानी कि जो ज्वार है वो फुल है, लहरें आ जा रही हैं, बहुत अच्छा सा माहौल है। जो मून लाइज फेयर का मतलब है कि जो चांद है वो समुद्र पे जब उसकी रोशनी पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा बन रहा है। स्ट्रेट्स का मतलब होता है समुद्र का जो बीच की सतह होती है उस पर। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गॉन। और जो फ्रेंच कोस्ट मतलब जो वो शहर का किनारा उनको वहाँ पे दिख रहा है, वो उस पर एक लाइट पड़ रही है और लाइट मतलब लाइट आ जा रही है। ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, लाइट आ जा रही है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और जो चट्टानें, जो पहाड़ियाँ, जो सुंदर सी पहाड़ियाँ इंग्लैंड की खड़ी हुई हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट, वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार और बहुत ही बड़ी हैं। आउट इन द ट्रायंगल बे। अब ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, मतलब कि बहुत ही शांति का माहौल है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड जो भी हो उससे कह रहे हैं, कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। आओ ज़रा सा खिड़की के बाहर आकर देखो कि बाहर का जो माहौल है, वो जो रात है वो कितनी सुंदर है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। और उसी जगह को देखो जहाँ पर जो चांद है वो अपनी चांदनी को स्प्रे कर रहा है। मून ब्लांच्ड का मतलब होता है जब चांद की रोशनी समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र वाइट नज़र आता है। तो ये उस सेंस में कह रहे हैं कि समुद्र वाइट है। और उसके बाद कह रहे हैं लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। पेबल्स होता है जो समुद्र के आसपास पत्थर पड़े होते हैं, जो जब लहरें आती हैं तो पत्थरों को साथ में समेट के ले जाती हैं और अगल बगल की चट्टानों में वो जब लड़ते हैं तो जो वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, उसके बारे में ये बात करना है। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन विद and again begin with tremulous cadence slow and bring the eternal note of sadness। अब यहाँ से उनका मूड थोड़ा सा चेंज हो गया है। कैडेंस का मतलब होता है लय, मतलब जिस लय के साथ वो पेबल्स को लाती है समुद्र की लहरें और ला के किनारे पर पटकती हैं, तो उससे जो ये आवाज़ हो रही है ये मुझे बहुत ही सैडनेस का माहौल दे रही है, उदासी का मुझे माहौल नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस पूरे स्टैंजा को देखें कि उन्होंने इसमें कहा क्या, उन्होंने इसमें ये कहा है कि शुरुआत में समुद्र शांत था, मतलब कि जब लोग धर्म से जुड़े हुए थे, जब आदमी धर्म से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है तो सत्य की राह पर चलता है, क्योंकि वो एक इनर एबिलिटी होती है, एक इनर कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर कि वो सही गलत में फ़र्क कर पाता है, मतलब उसको अच्छे से पता रहता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत। अब क्योंकि लास्ट के स्टैंजास में क्या है कि वो लाइंस में बता रहे हैं कि उदासी की बात इन्होंने क्यों की, क्योंकि लोग अब चेंज होने लगे हैं। अब लोगों ने जो है मतलब मॉडर्न होने लगे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्या कहते हैं मनी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ चुका है। वो सवाल उठाने लगे हैं धार्मिक आस्थाओं पर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा उदासी वाला माहौल होने वाला है। तो वो ये यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं।
Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery we find also in the sound of thought, hearing it by this distant north sea. अब सेकेंड स्टेज में क्या कह रहे हैं, सोफोक्लिस का नाम ले रहे हैं। सोफोक्लिस एक ग्रीक लेखक थे या ग्रीक नाटककार थे, आप ये कह सकते हैं कि लॉन्ग एगो। अब ये 19वीं शताब्दी में चीज़ दिख रहा है, तो लॉन्ग एगो का मतलब हो गया कि ये या 5वीं शताब्दी की बात ही कर रहे हैं कि जो वो सोफोक्लिस थे वो भी ईजन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक समुद्र का नाम है जो कि ग्रीक में उस समय पर था, कि वो भी इस जैसे मैं आज इस समुद्र के किनारे खड़ा होकर ऐसे सोच रहा हूँ, वैसे सोफोक्लिस ने भी ये बात सोची थी। क्यों? क्योंकि उस समय भी लोगों के अंदर थोड़े समय के लिए ये चीज़ आ गई थी कि मतलब हमें धर्म को छोड़ देना चाहिए, और साइंस की तरफ उनका झुकाव बढ़ा था, औद्योगिकीकरण की तरफ उनका झुकाव बढ़ा था। उन्होंने मानवता से ज़्यादा पैसों को प्रायोरिटाइज़ करना चालू कर दिया था, तो उस समय पर भी ऐसी चीज़ें आई थी। इनटू हिज माइंड, उनके मन में भी ऐसी ही बातें आई होंगी। एब एंड फ्लो का मतलब होता है उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव से हम मतलब सिर्फ ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से ही है कि जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव थे। ऑफ ह्यूमन माइजरी का मतलब होता है दुख पीड़ा, कि उन्होंने जो इंसानी जो थी मानवता, जब वो ख़त्म हो रही थी, तो सोफोक्लिस ने भी ऐसे ही मेरी तरह पर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही उदासी फील करी होगी। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, ये जो आवाज़ें हैं, ये जो समुद्र की आवाज़ें हैं, इनसे हम उस नेगेटिविटी को फील कर पा रहे हैं। हियरिंग इट बाई इट्स डिस्टेंट नॉर्थन सी, मतलब कि ये जो समुद्र है, इसकी जो आवाज़ है, ये इसका जो चांदनी इसके ऊपर पड़ रही है, तो जो उसकी खूबसूरती है, इसको हम ज़िंदगी की खूबसूरती से डिनोट करते हैं। लेकिन जब पेबल्स को वो उठाकर और चट्टानों पे पकड़कर एक अजीब सी आवाज़ हो रही है, खड़खड़ाहट की आवाज़ हो रही है, तो वो हमें उदासी की तरफ लेके जा रही है। यानी कि जो हम अपने धर्म को छोड़कर बाकी चीज़ों में अपना ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, उस चीज़ को इन्होंने यहाँ से बताया है, डिनोट किया है। फिर कह रहे हैं कि द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। फिर वही कह रहे हैं कि जो सी ऑफ फेथ का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो ज़िंदगी जो धर्म और आस्था से बंधी हुई थी, यानी कि जो भगवान में लोग बिलीव करते थे, ये जो आस्था का समुद्र था, एक समय था कि बहुत अच्छे से फुल था। फुल मतलब सेटिस्फाइड था, ज़िंदगी खुशहाल थी। और अब क्या हो गया है, ले लाइक द फोल्स ऑफ ए ब्राइट गिडल फर्ल्ड बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलांचली, मतलब कि अब मैं सिर्फ इसमें दुख पीड़ा उदासी यही सुन पा रहा हूँ, बाकी मुझे इसमें से कुछ भी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि अब क्या इस दुनिया में कुछ अच्छा बचा है। ये जो फर्ल्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिपटा हुआ, मतलब अब जो दुनिया है वो सिर्फ दुखों में ही लिपटी हुई है। और जो जिस तरह से हम लोग आज चल रहे हैं, मतलब 19वीं शताब्दी के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग आज चल रहे हैं, आने वाले समय में इंसान ही इंसान का दुश्मन होने वाला है, जो कि बाद में हुआ भी, क्योंकि इसी के आसपास हिरोशिमा और नागासाकी पर वो ब्लास्ट भी हुआ था, उसी समय की ये बात है। मेलांचली का मतलब होता है दुख, नेगेटिविटी और पीड़ा। विथड्रॉइंग रो रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट वाइंड डाउन द वास्ट एच ड्रियर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ड की बात कर रहे हैं कि जो नेकेड शिंगल्स का मतलब होता है जो ये निराशाजनक दुनिया है। वैसे तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कंकड़ पत्थर, ज़मीन, बंजर ज़मीन, लेकिन ये इंसान की दुनिया मतलब ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि धर्म से अलग होने के बाद इंसान की ज़िंदगी ऐसे कंकड़ पत्थर जैसी मुझे लग रही है। ड्रेयर का मतलब होता है उदास, उदासी है, इस ज़िंदगी में उदासी है। रिट्रीटिंग का मतलब होता है पीछे हटना। अब जो दुनिया है ना, ये उसको लगता है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, साइंस को तरह तरह की इन्वेंशन करके वो आगे जा रही है, लेकिन असल में वो गर्त में जा रही है। ये हुआ इसके कहने का मतलब। उसके बाद लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि लव, फिर से अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि एक दूसरे के लिए सच्चे बन जाते हैं, एक दूसरे के लिए लॉयल हो जाते हैं। इनके मन में अचानक से थॉट आ रहा है, फॉर द वर्ल्ड which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor help for pain.
अब कह रहे हैं कि चलो मेरी पत्नी, चलो हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सच्चे हो जाते हैं, वफ़ादार हो जाते हैं, क्योंकि जो ये दुनिया है ये कैसी दिखाई पड़ रही है हमें कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बड़ी है, सुंदर है, लेकिन असल में ना नीदर जॉय, ना तो जॉय है, ना मोहब्बत है, ना लाइट है, ना सर्टिट्यूड का मतलब कोई निश्चितता नहीं है इसकी, मतलब कि कोई इसकी स्टेबिलिटी नहीं है कि ये कब गर्त में चली जाए, नॉर पीस, कोई शांति नहीं है, और हेल्प भी नहीं है। अगर आप पेन में हो तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन का मतलब होता है कि एक अंधेरा, मतलब ये जो दुनिया है इसको तुम यही मान लो कि एक अंधेरा, ये क्या बोल सकते हैं, अंधेरी ज़मीन है। हम एक अंधेरी ज़मीन पर रह रहे हैं, बाकी यहाँ है कुछ नहीं, एक अंधेरा मैदान है बस। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। अब मतलब कि जो दुनिया है ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, और अब ये स्ट्रगल की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से का ये दिखा रही है अपना क्रियाकलाप, जिस तरह के ये चीज़ें कर रही है, अब ये स्ट्रगल में ही फंसने वाली है। फिर कह रहा है वेयर इग्नोरेंस एरमाइज क्लैश बाय नाइट, जहाँ पर इग्नोरेंट मतलब एक क्लैश हो रहा है, लोग एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब धार्मिक नहीं बचेंगे तो फिर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर तरह तरह से अटैक करेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे। तो ये था इस पूरी पोएम डॉवर पीच का मतलब। और इसकी जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि जो लिखी है उसका अर्थ निकालेंगे तो वो बिल्कुल अलग निकल जाएगा, और लिखा इन्होंने अलग तरीके से है, तो हमने इसको